सो लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेसिकली, जो हमने सीखा था पहले वो था सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंज ने बताया इसलिए उसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोला गया। वो किस में आता है, जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव करवाया जाए तो उस पर जो फोर्स फील होगा दैट वुड बी द मैग्नेटिक, सिंपली मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एंड इट वाज द Q into V क्रॉस B। इसी तरह से किसी चार्ज को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं QE वेक्टर। अब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर मैं चार्ज को रख दूं इस तरीके से, तो जब चार्ज मूव करेगा मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, तो अब इस पर एक फोर्स QE का लगेगा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और एक फोर्स साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कहीं पे फोर्स लग रहा होगा। सो एक मैं बोल देता हूं कि ये मैग्नेटिक फोर्स है FM, ये होना चाहिए Q into V क्रॉस B। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, तो हमें सिंपल पता है कि अगर किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, F1 F2 F3 F4, ठीक है, इस तरीके से कैसे भी जिस भी डायरेक्शन में हो, डजेंट मैटर, रैंडम डायरेक्शंस भी अगर आप ले लो, तो टोटल नेट फोर्स आप कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, ये आपका कहलाएगा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस सिंगल ऑब्जेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो क्यू चार्ज पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, दो टाइप के फोर्स। कब लग रहे हैं, जब ये चार्ज दो फील्ड के अंदर साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, दो फील्ड है E का भी है और B का भी, तो उस टाइम दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, QE वेक्टर प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स का सम प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल फोर्स experienced by this charge, then it should be electric force, sum of electric force plus magnetic force, and clearly it will be QE vector plus Q into V cross B vector। यही आपका क्या कह रहा था, लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कॉमन ले सकते हो, E, सो E प्लस V cross B। This expression is known as Lorentz force, ठीक है, this F is known as Lorentz force, ठीक है। तो सिंपल चीज है, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट वाली बात होगी नहीं इसमें। सो अब देखते हैं कि अब हमने लॉरेंस फोर्स तो सीख ही लिया है, अब हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन by a magnetic force on a charged particle, on a charged particle। वर्क डन ऑन ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए इसके बारे में कि व्हाट शुड बी द वर्क डन ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। सोचिए, देखिए साहब, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, सिंस वी नो दैट क्या जानते हो, कुछ भी नहीं जानते तुम लोग। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। अच्छा, बुक में कैसे करते हैं मैं उससे नहीं बता रहा, मैं आपको पहले कॉमन सेंस के बेस पे बता रहा हूं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आपसे पूछा गया है यार वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ, है ना, अब बीच में कोई मत भूलिएगा, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, वर्क डन बताइए। हमें बताया यार, अब वर्क डन के बारे में भी तो हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, क्या जानते हो, वर्क डन किसके थ्रू बताना है, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू बताना है। तो बेसिक फॉर्मूला जो वर्क डन होना चाहिए, इट शुड बी W इज इक्वल टू F डॉट ds या F डॉट S मान सकते हो आप, है ना, F डॉट S या जो भी जिस भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा होगा उस तरीके से। यहाँ फोर्स किसके थ्रू बता रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऑलराइट। देखें तो इसका फॉर्मूला बनना चाहिए
Fm फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा जो भी है, यहां पर अगर थीटा, तो थीटा की जगह मैं अभी काम करता हूं फाई, क्योंकि मैं यहां पर अगर इसका फॉर्मूला खोल दूं तो ये QVV साइन थीटा आता है, क्योंकि आप यहां थीटा किसके बीच में मानते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B वेक्टर, तो इसलिए मैंने यहां पे फाई बोल दिया। तो फाई इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं आपसे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि आई कैप डायरेक्शन में, और क्यू चार्ज को डायरेक्ट सिंपलेस्ट केस ले लें, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लें, उससे यहां पर साइन थीटा, थीटा का काम आपका आसान कर देते हैं, थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा किसके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ है, बी और बी के, तो इससे हमें फोर्स तो मिल गया QVB। ठीक है, साइन फैक्टर हमने थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया, आप चाहो तो रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है Q यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर करंट होगी। अच्छा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, अभी यहां पर उस डायरेक्शन के अंदर करंट है, तो इस जगह पहले मैं देख तो लूं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। बोलिए पहले, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? क्रॉस। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस। बोले तो माइनस के कैप, क्रॉस का मतलब माइनस के कैप है ना, सबको समझ में आ गया होगा। अंदर की तरफ, राइट हैंड पाम रूल, ड्रेसिंग रूल, अंदर की तरफ हो गया साहब। ओके, फोर्स है अंदर की तरफ, तो बताइए यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है? वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इन विच डायरेक्शन वेलोसिटी इज गिवन? जे। तो अगर v इज इक्वल टू क्या होता है? ds अपॉन dt, यस और नो? यस सर। तो ये इसकी अगर डायरेक्शन पूछूं, v हटा दूं, v वेक्टर लिखूं, तो ds अपॉन dt जे क्या? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि v वेक्टर की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से चला है, यहां पे चला है, फिर ये इस तरह से फोर्स के कारण अंदर जा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हर जगह पर क्या v की डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी पूछते हैं तो, भले ही सर्कुलर मोशन में भी पूछते हैं, चाहे कैसी भी मोशन हो, इसमें जिस डायरेक्शन में v होता है उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो वो v डायरेक्शन में कहलाता है ना। ये v डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में ds। यस और नो? यस सर। ओके, तो बताइए s की डायरेक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जे के। और फोर्स है माइनस के कैप। ये तो है प्लस y एक्सिस में और फोर्स है माइनस के कैप में, यानी कि इनवर्ट। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो फाई कितना हो गया? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया? 0। देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए था ना। फोर्स लग रहा है इधर, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो FDS 9th 10th के अंदर आपने पढ़ा था ना चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, पढ़ते हैं ना आप लोग। उसमें निकालते हैं ना 3 तरह के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क डन, फोर्स एक कूली चल रहा है अपने सामान सिर पर लेकर के और आप इधर चल रहे हो, आपके थ्रू इस पर सामान पर लगेज पर कितना वर्क डन हुआ? 0। बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। सो वर्क डन 0 है। अच्छा, एक रीजन। दूसरा, इसको कोई कहेगा नहीं सर ऐसे कैसे, ये तो आप ऐसे फालतू की चीज बता रहे हो। ये लो FDS, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ds dt इंटू dt, मतलब टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ds अपॉन dt क्या बन गया? v। क्या इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b? यस और नो? क्योंकि जिस प्लेन के अंदर v एंड b होते हैं, किसी भी रैंडम एंगल पे भी रख दूं तो भी, अब देखो ये थीटा है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स।
सो क्या मैग्नेटिक फोर्स V के परपेंडिकुलर होता है, यस और नो? Yes, sir. तो बताओ F डॉट V इंटू dt, बताओ F डॉट V कितना आ गया? 0. 0. वर्क डन 0, खत्म। तो रीजन समझ में आ गया? दिस इज द कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसको प्रूव करते हैं साहब, प्रूव करते हैं, मतलब प्रूफ भी ये भी प्रूफ है, ये भी वन ऑफ द प्रूफ है। बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलता, जिस तरीके से अभी मैंने इजी वे में बताया आप लोगों को। बुक में थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर दे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कुछ रिलेशन निकाल करके बताते हैं। ओके, हम भी यहाँ पे करते हैं। हमने पूछा कि अगर ये है Fm, then dot product of Fm dot V, अच्छा, by this since we know that magnetic force is given by Q into V cross B, where the magnetic force is perpendicular to both, to the plane of V and B, that is Fm is perpendicular to V as well as Fm is perpendicular to B। ये होता है इस फॉर्मूले के थ्रू, ये हम जानते हैं। Then F dot V should be is equals to Q into V cross B dot V, V cross B dot V। ये कितना आ जाएगा? 0, yes or no? Yes. अरे हाँ, अरे ये V क्रॉस B, यार कमाल करते हो पांडे जी। ये V, ये B, बताओ इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट पूछूं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किधर की तरफ लाई कर रहा होगा? क्या इसी को मैं V क्रॉस B बोलूंगा? Yes, sir. ये है ना? क्या V क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू V, यस और नो? तो V क्रॉस Yes, sir. B और V का डॉट, V क्रॉस B को एक काम करो, ज्यादा दिक्कत आ रही हो ना, कुछ नया वेक्टर मान लो, मान लिया मैंने क्या वेक्टर बोल दूं, C वेक्टर बोल दूं, तो इसको समझने के लिए ये लो Q इंटू C डॉट V। बताओ C और V के बीच में कितना एंगल है? 90. 90. दिख ही रहा है C और V के बीच में, तो आंसर कितना आ गया? 0। सो Fm डॉट V इज इक्वल टू 0। अच्छा, इतनी चीज हमें पता चल गई। यहां से भी मैं, इस जगह से भी मैं फिर से अपने उस मेथड को काम में ले सकता हूं। देयरफॉर W इज इक्वल टू F डॉट S अपॉन T इंटू T, F डॉट V इंटू T, F डॉट V इज 0 बाय इक्वेशन 2। So 0 into T, 0, net work done will be 0. This is one of the method. Book के अकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं इसको? Since we know that equation 2 के बाद, again, since by Newton's second law of motion, बताओ साहब, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? If the mass is constant, then F is equals to F is equal to ma. Very good. Father equals to ma is equals to m dv by dt। ठीक है, अगर इस f की वैल्यू को इक्वेशन 3 से 2 में रख दूं मैं, तो क्या मिल जाएगा? बाय 3 इंटू 2, व्हाट डू वी गेट? fm की जगह ये fm ही है, m dv by dt, m dv by dt डॉट v, m dv by dt डॉट v। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना सभी को? तो इस 2 से 3 से 2 में हमने इक्वेशन रख दी m डॉट v, और ये किसके बराबर चल रही है? 0 के बराबर चल रही है ना? ये यहीं पे लिख देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था। तो दिस शुड बी इज इक्वल टू 0। ओके, ऑलराइट। अब आगे बात करें, ध्यान से देखें तो ये है m होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी 2 ही वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, एक dv अपॉन dt में v और एक ये दूसरा v, v डॉट v। तो आपको पता है कि a डॉट b कैन बी रिटन एज b डॉट a, यस और नो? Yes, sir. है ना? अब इसका कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं मैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करूंगा, देखिएगा, समझिएगा। पहले मैंने क्या किया, इस पूरे को ब्रेक कर लिया हाफ हाफ पार्ट में, इस पूरे को। तो
मुझे इसी को 2 बार लिखना हो जिससे मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x लिखा हुआ है तो मैं इसको ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, x/2 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 प्लस x/2, तो ठीक मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो मेरे पास हो गया m/2 dv/dt डॉट v प्लस m/2 dv/dt डॉट v। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी इक्वेशन पे सेम ही चल रहा है सब कुछ, है ना। मैंने ले लिया m/2 कॉमन, ये बन रहा है dv/dt डॉट v प्लस dv/dt डॉट v। इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सेम ही चीज, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस m/2 कॉमन ले लिया। अब मेरे को एक तरह से मैं इसको a मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, और ये हमारा b हो गया, तो ये हो गया a डॉट b। तो मैं इसको, ये भी अभी a डॉट b और a डॉट b चल रहा है, तो बस मैं इसको घुमा के लिखना चाह रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं कि a डॉट b कैन बी रिटन एज b डॉट a। उससे क्या फायदा हुआ कि सर ऐसे घुमाने से क्या फायदा हो रहा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या फायदा होता है। dv/dt डॉट v प्लस v डॉट dv/dt, ठीक है। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको, है ना, क्लियर है यहां तक सब कुछ। अब इसमें से बताओ, जैसे अगर मैं पूछता, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, a डॉट b का y इज इक्वल टू a डॉट b, और इसका मान लीजिए वेरिएबल है a डॉट b, इसका डिफरेंशिएशन मैं करता तो मैं क्या करता, dv/dt ऑफ a डॉट b, क्या मैं u इंटू v यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड मेथड लगाता डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, अभी ने सुन रखा है ना, y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x, या फिर u इंटू v, जो भी आप करते हो, ध्यान होना चाहिए, dy/dt इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही होता है। Yes, sir. अगर u और v दोनों को मैं v लिख देता तो यहाँ पे v dv और v dv अपॉन dt आता, तो इसका मतलब ये क्या इसी फॉर्मेट से बने होंगे क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। ध्यान से देखो, फर्स्ट इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको बोल रहा हूं, मान लीजिए क्या बोल रहा हूं, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो ये सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, हाँ कि ना। सॉरी, यहां पे फर्स्ट लिखूंगा, यहां सेकेंड लूंगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, नहीं सही तो लिखा था, फर्स्ट का सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर कंफ्यूजन हो तो इसको आप a मान लो, तो इस जगह पे मैं a लिख दूंगा। बताओ अभी समझ में आया क्या, नजर आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, dv/dt ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट dv/dt ऑफ a। देखो ये कॉन्सेप्ट नजर आ गया क्या आप लोगों को, ये वाला, ये फॉर्मेट नजर आ रहा है क्या, हाँ ना। Yes, sir. तो इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो बताओ क्या लिखना चाहिए, V dot dv/dt. कंबाइन करके। अरे जैसे y इज इक्वल टू a डॉट b लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a डॉट b चल रहा है, तो dy/dt क्या चल रहा है, a डॉट dv/dt प्लस b डॉट da/dt। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई दिख रहा हो तो इसको कंबाइन करके मैं कैसे लिख सकता हूं, dy/dt, ये y इज इक्वल टू a डॉट b, तो dy/dt किसका कर रहे हैं हम, पूरे का कर रहे हैं, तो dy/dt ऑफ a डॉट b। तो इसको ओपन करने पे आया ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं कैसे लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, सोच करके बताओ अब।
डी बाई डी टी ऑफ किस किस का? V and V. आ गया क्या समझ में सबको? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये किसके बराबर चल रहा है? इक्वल टू 0। बताइए ए डॉट ए क्या होता है? 0. मैग्नीट्यूड ऑफ ए अरे भूल होगा 0 कौन बोल रहा है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर। स्क्वायर। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा। जब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस 0 आएगा ना, कॉस 0 की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सो v डॉट v कितना होगा? Magnitude of is V square। मैग्नीट्यूड ऑफ v का मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे अब हम देखो डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, तो dy बाय dx जब करते हैं तो k को कांस्टेंट इस तरह से करते हैं, पहले प्रॉपर लिखें तो dy बाय dx ऑफ kx स्क्वायर। k कांस्टेंट होता है इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं, फिर करते हैं dy बाय dx k इंटू dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर। तो अगर कहीं पे मेरे को ये फॉर्मेट नजर आ रहा हो k इंटू dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर, तो मैं इसको वापस अंदर भी तो ला करके लिख सकता हूँ। तो क्या ये यहाँ पे m/2 इसके अंदर ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ? हाँ कि ना? यस सर। यस सर M/2 square. हाँ 1 सेकेंड सर। हाँ भाई ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ओके सो मैं इसको लिख रहा हूं डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब तो ये देख करके जहां भी हूं आपकी बाँछें खिल जानी चाहिए। इक्वेशन नंबर जो भी आएगी 4 लिख देता हूं, पता नहीं। बताओ ये हाफ एम बी स्क्वायर कुछ होता है क्या? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह, पता है आप लोगों को, तो होशियार हो यार। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग इज 0, दैट मींस Something is also zero. कांस्टेंट। समथिंग इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहे, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। एम चेंज नहीं हो रहा और पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहे, उसके लिए कंपलसरी क्या है? v शुड बी वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, है ना, स्केलर क्वांटिटी। सो v k कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट स्पीड विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर। इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे। एक चीज। दूसरा चीज, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गए हैं तुम लोगों को। इसको रब करते हैं और जल्दी से बताइए, इफ समथिंग इज कांस्टेंट then change in it will be how much? अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0 Zero. है ना भाई। अगर v कांस्टेंट होता तो डेल्टा v 0 लिखते ही हैं हम, v2 माइनस v1 0। डेल्टा k कुछ याद आया? 9th ग्रेड में भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। 11th में, सॉरी 9th में क्या, 11th में पढ़ा होगा आपने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी Work done. वर्क डन। सो वर्क डन इज, since change in kinetic energy is said to be work done and change in kinetic energy is 0, that's why work done will be 0. How many of you understood it? So what is the conclusion now? The work done by a magnetic force on a charged particle. किसके थ्रू वर्क डन की बात की जा रही है? मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि एफएम के थ्रू जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन होगा इट विल बी 0। ऑलवेज रिमेंबर फॉर नीट, एम्स, जेई मेंस वैल्यूज दे दी जाएगी आपको, है ना, भटकाने के लिए। कुछ मोमेंटम दे दिया जाएगा कि if the charge particle is moving with this momentum within this time interval and placed in an external magnetic field of that much Tesla. Now if it start its motion या ऐसा कुछ from rest या फिर जो भी है with some angle 30 degree, then how much work will be done by this magnetic force on this moving charge.
अब वहां पे आपकी जो जो आपके आंसर आते हैं वो सारे ऑप्शंस में लिखे हुए रहेंगे और एक जीरो, तो उसमें लगता है बहुत सी बार अरे यार जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना है, इतनी सारी वैल्यू दे रखी है। तो दैट टाइम प्लीज फोकस्ड,